हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अप्रैल 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बारे में। सो फर्स्ट केस वी हैव इज मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जिसको रोहिंग्या डिपोर्टेशन केस के नाम से भी जाना जाता है। रोहिंग्याज आर मुस्लिम पीपल इनहेबिटिंग म्यांमार। जम्मू एंड कश्मीर के रोहिंग्याओं पर यह सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला है। रोहिंग्याओं की हिरासत से रिहाई नहीं होगी एंड उनको अपने देश लौटना होगा। कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने सारे रोहिंग्याओं को उनके देश वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की थी, बट कुछ लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की इस कार्रवाई को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि रोहिंग्याज या फिर उनके अलावा इस तरह के जो भी लोग इंडिया के अंदर निवास करते हैं वो इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं और यही रीज़न है कि उनको वापस अपनी कंट्री में भेजा जाएगा। अब राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड यानी कि अपनी कंट्री से कहीं और भेजने का ये जो राइट है, ये एक तरह से फंडामेंटल राइट है, इंडियन सिटीजन्स का ये राइट है। और कोई अगर बाहर से आके इस तरह से निवास करेगा इंडियन टेरिटरी के अंदर, तो ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का या फिर वी कैन से फॉरेनर्स वगैरह का ये राइट नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स का ही राइट होगा कि उनको डिपोर्ट ना किया जाए। यानी आर्टिकल 19(1)(e दैट इज टू रिजाइड or to settle in any part of India, this is right which is given to only and only citizens of India। and also उसके अलावा आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया। तो ये सारे जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ये राइट्स सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए इंडियन सिटीजन्स के पास ही हैं और इसीलिए ऐसे कोई भी प्ली रोहिंग्याओं के द्वारा लेना जो है वो गलत होगा। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस जाने का एक बहुत ही बड़ा फैसला जो है ये सुनाया। नाउ द नेक्स्ट केस वी हैव इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस लवकुश मीना। इस केस के फैक्ट्स क्या हैं कि लवकुश मीना जो है उन्होंने रिक्रूटमेंट जो था, कांस्टेबल की जो पोस्ट निकली थी राजस्थान पुलिस सर्विस की, उसको पास कर लिया था, उस एग्जाम को पास कर लिया था, बट स्टिल ही वाज नॉट अपॉइंटेड इन व्यू ऑफ बीइंग ट्राइड इन अ क्रिमिनल केस, क्योंकि उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस की कार्रवाई हुई थी और इसीलिए उसको इस पर्टिकुलर पद के ऊपर अपॉइंट नहीं किया गया था। अब इस केस में एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि इवन इफ उस पर्सन का एक्विटल हो चुका है, बट वो एक्विटल यानी उस पर्सन को बाइज्जत बरी किया गया है, वो क्यों किया गया है? क्योंकि वहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है। यानी कि कोर्ट जो है वो श्योर नहीं है कि जो भी एविडेंसेस वगैरह हैं वो उसके पक्ष में है या विपक्ष में है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस पर्सन को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है। लेकिन क्योंकि एक बहुत ही सीरियस क्राइम कमिट किया गया था, इसीलिए जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा उसके अंदर उस कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं माना। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि उसको सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से एक्विट किया गया था, तो इसलिए ये बेनिफिट नहीं मिलेगा और उसको कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट नहीं किया गया। नाउ नेक्स्ट केस वी हैव इज इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस पर्ल बेवरेजेस लिमिटेड। ये जजमेंट डील करता है ब्लड टेस्ट या फिर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट है और इसमें ये कहा गया था कि ब्लड टेस्ट या फिर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट जो है वो ज़रूरी नहीं होता। कोई भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम अगर रिजेक्ट करते हो सिर्फ ड्रंक एंड ड्राइविंग के ग्राउंड पे, तो फिर ये टेस्ट जो हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इस केस के फैक्ट्स क्या थे कि एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके अंदर एक कार इन्वॉल्व थी, जो कि ये जो पर्ल बेवरेज कंपनी है इसकी एक कार थी, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर कार का इंश्योरेंस किया गया था विद इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो केस था इट वाज बिफोर स्टेट कमीशन, उसके बाद में ये केस गया नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास, जिन्होंने क्या बोला कि जो इंश्योरर है उसको प्रूव करना होगा कि अल्कोहल कंटेंट जो था दैट वाज अबव द लिमिट्स, जो सेक्शन 185 मोटर व्हीकल्स एक्ट का है उसके अकॉर्डिंग, उसको ध्यान में रखते हुए वो जो लिमिट है वो एक्चुअल में यहाँ पे क्रॉस हो गई है, ये चीज़ वहाँ पर प्रूव करनी थी, राइट। तो जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उसका क्या कहना था कि इंश्योरर को प्रूव करना होगा कि अल्कोहल कंटेंट जो था एट द टाइम व्हेन ही वाज ड्राइविंग, उस टाइम पे अल्कोहल कंटेंट जो था वो अबव द लिमिट था दैट वाज मेंशन्ड इन सेक्शन 185 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट। ऑल्सो उसने ये कहा कि बिना आप प्रूव किए, बिना ये बताए कि अल्कोहल कंटेंट जो है वो कितना था, बिना कोई साइंटिफिक रिजल्ट आपके पास अगर आए, या फिर वी कैन से सेक्शन 203 एंड 204 जो है मोटर व्हीकल एक्ट का, उसको बिना यूज़ किए इंश्योरर जो है वो एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, उसकी लायबिलिटी जो है वो वहाँ पर रहेगी।
बीइंग एग्रीव्ड। अब अपील जो है क्योंकि एग्रीव्ड जो है वो कहाँ गया अपील लेकर, वो गया सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जो काउंसिल था, इंश्योरेंस कंपनी जो थी, उनका क्या कहना था कि ये केस जो है जहाँ पर इम्पीचेबल मटेरियल एक तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर चीज़ें जो है प्रॉपर वे में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया इशू। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ब्रेथ एनालिसिस या फिर ब्लड टेस्ट जो है वो ज़रूरी नहीं होता। जब भी किसी इंश्योरर को प्रूव करना होगा कोई क्लेम वगैरह से रिगार्डिंग, तो वो रिजेक्ट किया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। तो ब्रेथ एनालिसिस या ब्लड टेस्ट जो है वो ज़रूरी नहीं होते। इंश्योरर जो है वो रिजेक्ट कर रहा है अगर क्लेम को किसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे, तो ये जो टेस्ट हैं, साइंटिफिक टेस्ट जो हैं, उनका होना ज़रूरी नहीं होता। आपको ओवरऑल सर्कमस्टेंसेज जो है किसी भी केस की वो देखनी होंगी एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड द सेम। तो मेनली आपको क्या प्रूव करना रहेगा कि ड्राइविंग जो है पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा वो एक एल्कोहल के उसमें इन्फ्लुएंस में उसके द्वारा ड्राइव किया गया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि वहाँ पर टेस्ट वगैरह टाइम पर करवाए जा रहे थे कि नहीं करवाए। नाउ नेक्स्ट केस वी हैव इज रिलेटिंग टू निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड. So this particular case is Article 226 of Constitution of India and Section 482 of CRPC. अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बताया कि हाई कोर्ट जो है वो कब और किस पर्टिकुलर मोमेंट पे इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन जो था उसको स्टे करना है, कोई कंप्लेंट से अगर केस फाइल किया गया था तो उस केस में अगर इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करना है, कब ऐसे स्टेप्स नहीं ले सकता, कब ले सकता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस पर्टिकुलर केस। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इसने मेनली कंसिडर किए या जो पावर्स वगैरह दिए हुए हैं या जो पैरामीटर्स और एप्लीकेबिलिटी दी हुई हैं, जो हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं स्पेसिफिकली अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी एंड आर्टिकल 226, तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स थे जिनको क्वैश किया गया था। अब यहाँ पर मेनली कंक्लूड किया और स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइंस दी गई थी जो कि रिलेट कर रही थी जुडिशरी और पुलिस के रिलेशन से। अब पुलिस जो है उनके पास में एक स्टैट्यूटरी राइट है, उनकी ड्यूटी है। सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं, जो चैप्टर 14 स्पेसिफिकली आप देखेंगे, वो बात करता है इन्वेस्टिगेशन की, कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन का राइट पुलिस ऑफिसर्स को दिया गया है। वो राइट स्टैट्यूटरी है, यानी कि एक स्टैट्यूट दैट इज सीआरपीसी के अंदर उस चीज़ को प्रोवाइड किया गया है। तो कोर्ट्स जो हैं वो पर्टिकुलर राइट को उनसे छीन नहीं सकते। अब ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर कोई पर्टिकुलर केस जो है या फिर कोई ऑफेंस जो है वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आएगा या फिर ऐसा कुछ, आपको ये देखना होगा कि एफआईआर वगैरह के थ्रू प्रॉपर्ली वो केस जो है वो आया है कि नहीं। तो कोर्ट जो है हर सर्कमस्टांसेस के अंदर या हर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर वो ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को परमिट नहीं करेगा। जो पावर है, जो उनको ये राइट दिया गया है कि कुछ सिचुएशंस के अंदर वो क्वैश कर सकते हैं, वो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर। जनरली पुलिस ऑफिसर्स के पास ये पावर नहीं है कि उनके जो पुलिस वालों के जितने भी राइट्स वगैरह हैं उनको मतलब पुलिस ऑफिसर्स वगैरह के इन राइट्स को कोर्ट जो है वो क्या नहीं कर सकता, क्वैश नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर जो भी कोर्ट्स हैं उनके पास में ये पावर्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर है, और इसीलिए इसको डेथ पेनल्टी या फिर इन तरह की चीज़ों के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। नाउ जब आप एग्जामिन कर रहे हो किसी एफआईआर को या कंप्लेंट को, तो कोर्ट को जब अगर वो उस चीज़ को कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह को क्वैश कर रहा है तो वहाँ पर ये देखना है कि वेदर द कोर्ट इज़ डूइंग इट इन अ प्रॉपर वे और नॉट। वो जो ऑर्डर दे रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, इन सारी सिचुएशंस को देखना होगा। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को अगर आप देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल स्टेज पे ही आपने उनको क्वैश कर दिया हो। तो जो फंक्शंस हैं जुडिशरी के या फिर पुलिस ऑफिसर्स के, वो कॉम्प्लीमेंटरी हैं, वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि दे आर ओवरलैपिंग, राइट। सो बिकॉज ऑफ ऑल दी सर्कमस्टेंसेज यहाँ पे सेक्शन 482 सीआरपीसी एंड ऑल्सो आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि जुडिशरी और पुलिस ऑफिसर्स के फंक्शंस कॉम्प्लीमेंटरी हैं, और कोर्ट्स जो हैं उनको बार किया गया है पुलिस के जुरिस्डिक्शन में एंटर करने से, राइट। क्योंकि पुलिस और कोर्ट जो हैं उनको अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट स्टेट ऑर्गन्स में आ रहे हैं वो, राइट। वन इज वर्किंग अंडर जुडिशरी एंड द अदर वन इज कमिंग अंडर एग्जीक्यूटिव। सो इस तरीके से क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं तो उनको विदाउट एनी रीजन दे कैन नॉट इंटरफेयर। नाउ नेक्स्ट केस वी हैव इज पतन जमाल वली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें जो अपिलांट है दैट इज पतन जमाल वली, ये पर्टिकुलर पर्सन अक्यूज्ड है। ये सुप्रीम एक्चुअल में एससी वुमेन जो थी उनका इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, रेप कमिट करने की वजह से उन पे इस तरह के एक्यूजेशंस लगे थे। अब वो जो लेडी थी वो स्पेसिफिकली ये केस ज़्यादा एक तरह से
इस वजह से हो गया कि यहाँ पर लाइमलाइट में आने का मेन रीज़न क्या था कि वो लेडी डिसेबल्ड भी थी, राइट। तो जो एससी वुमेन है उसका रेप कमिट हुआ एंड सेकेंडली वो डिसेबल्ड लेडी थी। तो ट्रायल कोर्ट ने क्या बोला कि अक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट किया गया, ठीक है। ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज पर्सन को कन्विक्ट किया अंडर रेप प्रोविजंस ऑफ आईपीसी एंड ऑल्सो अंडर एससी एसटी एक्ट। अब हाई कोर्ट ने क्या किया, ट्रायल कोर्ट के इस जजमेंट को अपहेल्ड किया, यानी कि एज इट इज रखा। बट सुप्रीम कोर्ट ने जो रेप के अंडर उसको यानी कि आईपीसी के अंडर जो पनिशमेंट दिया था या कन्विक्ट किया था उसको तो अपहेल्ड किया, यानी कि एज इट इज रखा। बट एससी एसटी एक्ट जो है उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर उस कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया, यानी कि विक्टिम के साथ जो ऑफेंस हुआ है वो कास्ट की वजह से नहीं हुआ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या लेट डाउन किया, कुछ जनरल गाइडलाइंस भी दी थी। ये तो था इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रेप का जो कन्विक्शन था उसको एज इट इज रखा, बट एससी एसटी एक्ट के अंदर जो उसको पनिशमेंट दिया गया था उसको सेट असाइड कर दिया। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जनरल गाइडलाइंस क्या दी कि ऐसे कोई भी अगर मामले होंगे तो वहाँ पे डिसेबल्ड सर्वाइवर्स जो हैं, स्पेसिफिकली जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उनमें जो भी डिसेबल्ड सर्वाइवर्स होंगे उनको नेशनल जुडिशियल अकेडमी जो है वो जुडिशियल ऑफिसर्स को या अपीलेट जजेस वगैरह को इन सबको प्रॉपरली गाइड करे कि किस तरह से ट्रायल कंडक्ट किया जाए, किस तरह से विटनेसेस वगैरह जो हैं उनकी टेस्टिंग वगैरह हो। इस सब के लिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, नेशनल जुडिशियल अकेडमी की। एंड नॉट ओनली जजेस बट जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं उनका भी इस तरह ट्रेनिंग या फिर कोर्स रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। फिर जो बार काउंसिल्स हैं उनको भी ये डायरेक्शन दिया गया कि जो एलएलबी के कोर्सेज हैं उसमें भी ये चीज़ ऐड करनी चाहिए कि जो डिसेबल्ड सर्वाइवर्स हैं उनको ऐसे मामलों में किस तरह से डील करना चाहिए, जो भी इश्यूज वगैरह रहेंगे उनको देखते हुए किस तरह से वो डील करें। देन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उनको भी सेक्सुअल ऑफेंसेस की ये अलग से कैटेगरी बनाने को बोला जो डिसेबल्ड पर्सन से डील करती है। तो उनका अलग से ध्यान रखा जाएगा अगर अलग से डाटाबेस अपने पास अवेलेबल होगा, ताकि ये पता लगे कि इस तरह के कितने मामले सामने आते हैं हर साल। पुलिस को भी इस बारे में ट्रेनिंग दी जाए। फिर अगर आप बात करेंगे स्पेशल एजुकेटर्स की तो उनको भी अपॉइंट किया जाना चाहिए। जो डिसेबल्ड हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए उनका डाटाबेस प्रॉपर्ली जब तैयार होगा तो वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं उनके सामने इस चीज़ को रख सकते हैं। पुलिस जो है वो डायरेक्ट कर सकती है और पुलिस जो है क्या कर सकती है, उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकती है ताकि उन पर्टिकुलर पर्सन के साथ कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना रहे। तो उसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं उनका भी अपॉइंटमेंट जो है वो हो। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आई थी सेक्सुअल ऑफेंसेस सर्वाइवर जो हैं जो कि डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनसे रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट केस वी हैव इज इन रे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विस ड्यूरिंग पेंडेमिक। अब ये जो केस है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया था, यानी स्वतः ही एक्शन लिया था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को डायरेक्शन दिए थे। जैसे सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको बोला गया कि आप ऑक्सीजन जो है उसको प्रॉपर्ली सप्लाई करें, ठीक है, जिस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का सप्लाई करना है। उसके अलावा कोई जैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, बिकॉज कोविड-19 का सेकेंड वेव चल रहा है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ बेड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर ट्रीटमेंट सेंटर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएँ, तो इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सकती है। तो इसीलिए डायरेक्शंस किसको दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सबसे पहले किसकी चीज़ से रिलेटेड, सबसे पहले तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज इंक्लूडिंग बेड या फिर कोई भी ट्रीटमेंट सेंटर वगैरह बनाना होगा। देन कोई अगर असेंशियल ड्रग्स वगैरह हैं यानी कि जो दवाइयाँ वगैरह हैं उनको मुहैया कराना, और उसके अलावा वैक्सीनेशन जो है वो भी प्रॉपर्ली अवेलेबल हो एज पर दी एज या फिर रूल्स जो उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। देन एक पैनल ऑफ एक पर्टिकुलर पैनल बनाया गया मेडिकल एक्सपर्ट्स का, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको डायरेक्ट किया गया कि आप क्या कीजिए, मेडिकल एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाइए जो कि यहाँ पे टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे रिलेटिंग टू पैंडेमिक। तो यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर क्या कर सकती है, डिफरेंट चेंजेस जो हैं वो किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देम। तो इससे क्या होगा, ये एक तरह से इंश्योर करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन आप देखते हैं ऑनलाइन वो सारी ऑथेंटिकेटेड है भी कि नहीं है। तो उस चीज़ के लिए डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है डायरेक्शंस दिए गए थे बाय सुप्रीम कोर्ट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट जजमेंट्स ऑफ अप्रैल मंथ ऑफ 2021। थैंक यू ऑल।